अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है पास्ट इंटरव्यूज़ की, इसमें हर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यू का हिस्सा होता है। तो जी आज के क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये ब्यूरोक्रेट के पूछे गए क्वेश्चन हैं जो पास्ट इंटरव्यू से हमने लिए हैं। तो चलते हैं जी आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा जुलाई से, 1 जुलाई से ये स्टार्ट होता है। फर्स्ट जुलाई को ये फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है और 30 जून को ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जी जून के महीने में बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है जिसमें नेक्स्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्कीम्स और जो डेवलपमेंट करना होती है उसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो ब्यूरोक्रेट ने किसी इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछा। क्या क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान बजट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन हेड्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि पाकिस्तान को जितना भी बजट है, जो बजट बना, कब बजट अनाउंस होता है जी? आपके जून के महीने में अनाउंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 जुलाई से वो बजट अप्लाई हो जाता है। तो जी क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो पाकिस्तान का बजट है इस ये कितने इसके हेड हैं? तो इसके मेन 2 हेड हैं। हेड से मुराद के 2 इसकी ब्रांचेस हैं। इन 2 ब्रांचेस में जो है ना वो सारे का सारा हमारा बजट जो है वो उसमें ही लग रहा होता है। अब ये 2 ब्रांचेस या 2 हेड कौन से हैं? ठीक है, उनको डिस्कस करें जी। सर, एक तो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारा एक हेड है और दूसरा हेड है हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में वो सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके जितने भी अखराजात होंगे सैलरी और पेंशन के सेंस में वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जा रहे होंगे। इसके अलावा जी डेबिट इंटरेस्ट पेमेंट, इसके अलावा डिफेंस स्पेंडिंग, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर जितना भी जो है वो एक्सपेंडिचर्स लग रहे होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लग रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज देती है तो वो भी इसी हेड से लिए जाएंगे। नेक्स्ट जी, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के चलने का जितना भी खर्चा होता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वाले हेड से लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हेड कौन सा जी? दूसरा हेड है हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, डेवलपमेंट वाला हेड। अब इस हेड में क्या होता है कि जितना भी हमने नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जितनी डेवलपमेंट करना होती है वो इस हेड से अमाउंट जो है वो ली जाती है। ठीक है, अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट, मतलब हमने कोई केनाल को एक कंस्ट्रक्ट करना है या हमने कोई मोटरवे कंस्ट्रक्ट करनी है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी स्कीम्स जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो इस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में होते हैं। ठीक है, मतलब इस हेड से जो है ना उसकी अमाउंट ली जाती है। नेक्स्ट जी, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर फंडिंग। एजुकेशन पे जितनी फंडिंग होगी और हेल्थ सेक्टर में जितना भी बजट पास होगा वो सारा बजट किस हेड से लिया जाएगा? वो लिया जाएगा जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वाले हेड से। ठीक है, नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट है जी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जी जो डेवलपमेंट्स के जितने भी काम होंगे ये हम डेवलपमेंट वाले हेड से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटरव्यूअर पूछता है जी कंट्रैक्टर की कैटेगरीज होती हैं। जी बिल्कुल सर, ये कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं ये मुझे बताएं। ठीक है, पाकिस्तान में पीईसी ने कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरीज अनाउंस की हुई हैं और उसमें कैटेगरी C1 है, कैटेगरी C2 है, सॉरी CA CB और उसके बाद कैटेगरी C1 2 3 4 5 6। ठीक है, कैटेगरी CA जो है ये नो लिमिट होती है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब कि कैटेगरी CA वाला कॉन्ट्रैक्टर सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, इसकी कोई कैटेगरी मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट ये ले सकता है ये कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा जी, सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्टर कौन सा होगा? या सबसे, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर की कोई एक कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आप छोटी सी छोटी जो कंपनी रजिस्टर करवाएंगे वो C6 कैटेगरी होगी।
ठीक है। और C6 कैटेगरी जो है ये कितना काम करवा सकती है, कितने एस्टिमेट का काम करवा सकती है, अप टू 65 मिलियन। ठीक है। जो बिल्कुल छोटे से छोटा कंट्रैक्टर है जो पीईसी से रजिस्टर्ड है, वो जो है 65 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का काम करवा सकती है। इसी तरह जी फिर C5, C4, C3 सबकी कैटेगरीज हैं। ये 250 मिलियन, ये 500 मिलियन, ये 750 मिलियन। तो ये बाकी सारी हमें याद करने की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे आप इसको याद रख भी सकते हैं, लेकिन यह है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। छोटा जो है वो छोटे से छोटी लिमिट जो है 65 मिलियन है, और सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ए कंपनी जो है ना, CA कंपनी, वो सबसे बड़ी है जिसकी नो लिमिट होती है ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी ये जो है कॉन्ट्रैक्टर ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ब्यूरोक्रेट आपसे पूछता है जी, व्हाट इज पेपरा? ये पेपरा क्या है? पेपरा मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी के साथ या एफिशिएंसी के साथ या फेयरनेस तरीके से कोई टेंडरिंग करवा सकते हैं, कोई सप्लाई ले सकते हैं, यानी कि प्रिक्योरमेंट प्रोसेस कोई भी हमने कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, कोई हमने कोई चीज़, कोई गुड्स कोई हमने परचेज करनी है, तो उस सारा उसका एक प्रोसेस है, उसके रूल्स हैं। ठीक है, ये पेपरा जो है ये रूल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। वो रूल्स जिससे हम जो है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और फेयरनेस तरीके से जो है ना वो परचेज या वो टेंडरिंग करवा सकें। ठीक है, बिडिंग, टेंडरिंग, ये जितना भी प्रोसेस है। अब हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई एक काम जो है वो अलॉट करना है, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी बिडिंग या टेंडरिंग। ठीक है, तो ये पेपरा है क्या? पेपरा स्टैंड फॉर ये सर पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो पब्लिक प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को देखती है। ठीक है, कि मतलब सारी टेंडरिंग, बिडिंग और सारा प्रोसेस जो है वो शफाफ तरीके से हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ टेंडर्स आर डन इन पाकिस्तान? अब जो टेंडर होते हैं ये सारे का सारा काम किस रूल के तहत या किस रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत हो रहा होता है? ये होता है जी पेपरा के थ्रू। ठीक है, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो हम टेंडर्स करते हैं, ठीक है, इस पाकिस्तान में ये किस तरह ये टेंडरिंग का सारा काम करते हैं, किस तरह अलॉट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी कंट्रैक्टर को हम किस तरह, इसका प्रोसेस क्या है? देखें, सबसे पहले जो है वो टेंडर नोटिस लगता है या एडवर्टाइजमेंट होती है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोई काम करवाना है या किसी डिपार्टमेंट ने कोई भी काम करवाना है, तो उसके लिए टेंडर नोटिस या एडवर्टाइजमेंट। अब वो एक नोटिस लगाएगा या एडवर्टाइजमेंट करेगा, अब वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की अमाउंट पे। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट की अमाउंट 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस से कम है, तो उसके लिए जो है पेपरा की वेबसाइट पे इसकी जो है हमने जो है वो वेबसाइट पे जो है इसका इश्तिहार लगाना है। ठीक है, इसका टेंडर नोटिस लगाना है। ठीक है, और अगर 2 मिलियन से इसकी अमाउंट ज़्यादा है तो फिर आपने पेपरा की जो है वो वेबसाइट पे तो नोटिस लगाना ही लगाना है। इसके अलावा आपने दो डिफरेंट न्यूज़पेपर पे आपने जो है ना इसकी इस टेंडर नोटिस को लगाना है। ठीक है, और एक आपका जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश होना चाहिए और एक उर्दू न्यूज़पेपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमने सबसे पहले क्या किया, टेंडर नोटिस लगाया, टेंडर नोटिस के बाद एडवर्टाइजमेंट भी होगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या होगा कि वो जो पार्टीज या जो कंट्रैक्टर्स हैं वो फिर आपसे टेंडर डॉक्यूमेंट लेंगे। अब वो टेंडर डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे, उसकी कुछ फीस होगी, वो फी पे करके वो टेंडर डॉक्यूमेंट ले लेंगे। अब उन टेंडर डॉक्यूमेंट्स में सारे रूल एंड रेगुलेशन, आपके काम की नेचर, उसकी ड्राइंग, उसके अमाउंट और उसकी क्वांटिटी सारी मेंशन होगी। ठीक है, मतलब इतना हमने काम करवाना है और इसकी अमाउंट गवर्नमेंट की उसकी अमाउंट ये है। ठीक है,
तो जी उसके बाद जी मतलब और भी जितनी स्पेसिफिकेशंस कंडीशंस जो भी हैं वो हमारी इस डॉक्यूमेंटेशन में होगी। वो डॉक्यूमेंटेशन एक बुकलेट जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे देना होता है। या तो वो आके आपसे परचेज़ करेगा और या डायरेक्ट जो है उसका जो है वो वेबसाइट से भी परचेज़ हो जाता है। ठीक है? आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया या आपने जो है वो डिपार्टमेंट से जाके परचेज़ कर लिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डॉक्यूमेंट जो उसके टेंडर डॉक्यूमेंट हैं उसमें सारे उसको स्टडी करेगा और जो रेट्स गवर्नमेंट के हैं उसके आगे अपने रेट्स लिखेगा। ठीक है? बिलफर्ज गवर्नमेंट कहती है कि कोई स्पेसिफिक काम हमने 50 रुपए में करवाना है, 50 रुपए पर फिट करवाना है। ठीक है? तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कहता है जी हम मैं ये काम 40 रुपए में करके दूंगा, या वो कहता है मैं ये काम 60 रुपए में करूंगा, 50 बहुत कम रेट है। ठीक है? तो ये जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्टर अपने-अपने रेट उसमें जो है ना वो पुट करेंगे। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे जी, वही टेंडर जो हैं, वो जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फिर क्या हो जाएगा जी, बिड सबमिशन होगी। वो जो बिड है उसको फिर वो क्या करेगा, सबमिट करवाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वो कब सबमिट करवाएगा, जो उसकी मतलब न्यूज़पेपर पे जो इसकी डेडलाइन लिखी होगी उससे पहले-पहले इसने क्या करना होता है जी, इसने सबमिट करवा। अब उससे पहले से मुराद ये है कि जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो लास्ट डेट या डेडलाइन होगी उसी दिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर अपना उसी दिन जो है वो सारे अपना सील्ड जो है ना, जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको सील्ड करके सील्ड फॉर्म में जो है वो सबमिट करवाएंगे। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन इधर से रेज़ होता है कि वो जो डेडलाइन पीरियड है, मतलब वो कितना पीरियड हो सकता है? मतलब हमने एडवर्टाइज़मेंट की, एडवर्टाइज़मेंट का जो है वो कितना टाइम हो सकता है? ये तो नहीं है ना कि मैंने अगर कोई काम एक रीजन में स्टार्ट करना है, तो वो दूर वाले रीजन जो है वो बड़ी जल्दी से उनका आना और उन तक पहले जो है वो एडवर्टाइज़मेंट पहुँचना, तो ये कितना पीरियड हो सकता है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन कितना हो सकता है? देखें, अगर तो हमारा नेशनल लेवल पे काम है, पाकिस्तान के अंदर काम है, तो वो 15 दिन के अंदर-अंदर जो है ना 15 दिन टाइम होता है, ठीक है? और अगर इंटरनेशनल है तो उसके लिए ये 30 डेज़ हो सकते हैं, ठीक है? 30 डेज़ होते हैं। अच्छा जी, ये सबमिशन में क्या होगा, सारे कॉन्ट्रैक्टर मतलब हमने कोई एक डेट फिक्स हो जाती है कि जी लेट्स सपोज़ कि हमने 19 मार्च को जो है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है ना ये बिड डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिशन करवाएंगे। तो 19 को जाके ये सारे के सारे सबमिशन करवाएंगे और सारे के सारे सील्ड होंगे। ठीक है? उसके बाद सारे मतलब ये 11 बजे सारे सब ने 11 बजे से पहले पहले ये सारे सबमिट करवा दिए और 11:30 या 12 बजे जो है ना उन सब की मौजूदगी में सारे के सारे फिर ये खोले जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है जी, हमने सबमिशन करवा दी। सबमिशन के बाद नेक्स्ट है फोर्थ पे क्या है जी, बिड ओपनिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है? अब वो उसी दिन जब सबमिशन हुई है वो सील्ड फॉर्म में थी, उसको ओपन किया, सबको जो है वो सबका कंपैरिजन बनाया, चेक किया हर बंदे ने कितना इसका रेट लिखा हुआ चेक किया जाता है फिर कि लोएस्ट रेट क्या है। ठीक है? कौन सा कंट्रैक्टर है वो जो लोएस्ट प्राइस में हमें ये काम जो है ना वो करके देगा। ठीक है? उसको जो है ना इसकी इवैल्यूएशन की जाती है। इवैल्यूएशन के बाद उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर जो लोएस्ट अमाउंट में काम करके देगा उसको ये जो है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। ठीक है? अवार्ड करने के बाद उसको जो है वो वर्क आर्डर जो है ना उसको इश्यू किया जाता है। ठीक है? ये अगर अब ये डिपेंड करता है आपके काम की अमाउंट के ऊपर। छोटा प्रोजेक्ट है आपका, एक्सचेंज जो है वो वर्क ऑर्डर जो है वो अलॉट कर देगा उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर को। इसके बाद जी लास्ट पे ये है कि वो स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम एग्जीक्यूशन करेगा, काम की एग्जीक्यूशन करेगा, उसके बाद कंप्लीशन करेगा। जब कंप्लीशन करेगा तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी एज़ पर उसने जो काम किया है उसकी मेजरमेंट करके उसको उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो ब्यूरोक्रेट आपसे पूछ सकते हैं कि अर्नेस्ट मनी क्या होती है।
अर्नेस्ट मनी क्या होती है, या पूछ सकता है जी बिड सिक्योरिटी क्या होती है। अब बिड सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी मतलब हमने पहले से ही कोई मनी सबमिट करवा दी, या बिड सिक्योरिटी सिक्योरिटी के तौर पे हमने सबमिट करवा दी। ऊपर सारे प्रोसेस में हमने टेंडर वाले प्रोसेस में हमने क्या किया था कि हमने नोटिस देखा, नोटिस देखने के बाद हमने बिड को परचेज किया, परचेज करने के बाद हमने जो है वो उसको सबमिट करवाया, और फिर हमने देखा किसको अलॉट होता है। तो अब इस सारे प्रोसेस में हमने ये देखना होता है कि सारे कॉन्ट्रैक्टर सारे सीरियस लोग हैं। ऐसा ना हो कि मैं उठ के तो मतलब कोई एक स्पेसिफिक बंदा उठे और जाके वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसको सबमिट करवा दे, और बाद में पता चले कि ये बंदा सीरियस ही नहीं है, ठीक है। तो उस इसको जो है ना इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं, बिड सिक्योरिटी, हर कॉन्ट्रैक्टर को बिड सिक्योरिटी सबमिट करवाना होती है। मतलब ये बिड सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी ये ऐसी अमाउंट होती है जो हमने काम से पहले, यानी कि जब हमने टेंडर डॉक्यूमेंट ले लिए, परचेज कर लिए डिपार्टमेंट से, तो उसके बाद मतलब हम जो है वो सीडीआर की फॉर्म में या बिड सिक्योरिटी की फॉर्म में, बैंक में या गारंटी की फॉर्म में, ठीक है, हम बैंक में अमाउंट सबमिट करवाएंगे। कितनी अमाउंट सबमिट करवाएंगे ये डिपेंड करेगा कि उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिसके लिए आप टेंडरिंग में हिस्सा ले रहे हैं उसमें उसकी अमाउंट कितनी है। उसकी जितनी भी अमाउंट है उस अमाउंट के 5% से कम, यानी कि 5% नहीं होगी, 5% से ज़्यादा बिड सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, इससे कम ही होगी। अब कम जितनी भी होगी ये डिपेंड करेगा काम की अमाउंट के ऊपर, प्रोजेक्ट कितनी अमाउंट का, और ये एक्सचेंज जो है ना इसको जो है वो मतलब करेगा जी 2% रखनी है, 3% रखनी है, 4% रखनी है, ठीक है। एक्सचेंज जो है ना वो इसको आइडेंटिफाई कर देगा कि हमने कितनी रखनी है। अच्छा जी, लेकिन पीईसी के मुताबिक ये तो पेपरा कहता है, पेपरा के रूल के मुताबिक ये हमारी 5%, अब ये पेपरा की स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये रूल स्टेटमेंट है, ये पेपरा की है। क्या स्टेटमेंट, द प्रिक्योरिंग एजेंसी में रिक्वायर द बिडिंग टू फर्निश ए बिड सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग द 5% ऑफ द बिड प्राइस। जो बिड की प्राइस है उसके 5% से ज़्यादा बिड सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के स्टैंडर्ड्स देखते हैं बिडिंग डॉक्यूमेंट के, तो उसमें वो मेंशन करता है कि बिल्कुल ठीक है जी, नॉट ग्रेटर देन 5%, ये तो वो मेंशन करता है। लेकिन साथ ही वो मेंशन कर देता है कि अमूमन हमारी प्रैक्टिस ये है कि अगर 1% हम ये बिड सिक्योरिटी रखते हैं अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो, मतलब अगर हमारी 1000 मिलियन का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें हम 3% नहीं रखेंगे। मतलब हर कॉन्ट्रैक्टर आए और वो 3% जो है वो अमाउंट सबमिट पहले कराए गारंटी के तौर पे, तो वो बड़ी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 1% जो है वो बिड सिक्योरिटी की मद में हर कॉन्ट्रैक्टर जो उस बिडिंग में हिस्सा लेने वाला है वो पहले जमा करवाएगा, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हाँ वो सीरियस है, ठीक है। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 3% तक जो है ना वो अमाउंट वो सबमिट करवाएगा, 3%, 4%, 5%, लेकिन प्रैक्टिस में 3% है, ठीक है। ये है जी, आप बता सकते हैं बिड सिक्योरिटी को हम अर्नेस्ट मनी भी कहते हैं, और इसकी एज पर पेपरा रूल ये लेस देन 5% होनी चाहिए। लेकिन पीईसी क्या कहती है जी, 1% हम अमूमन यूज करते हैं जब ग्रेटर देन 1000 होगा। तो ये हमने जो है ना इस तरह करके आप इंटरव्यूअर को या ब्यूरोक्रेट को आंसर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू कॉन्ट्रैक्टर गेट देयर विद हेल्ड अमाउंट। अब जो है विद हेल्ड अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को कब मिलेगी? विद हेल्ड अमाउंट कौन सी होती है? ये होती है जी रिटेंशन अमाउंट। अब ये रिटेंशन अमाउंट क्या होती है जी, ठीक है, या रिटेंशन मनी क्या होती है जी, ठीक है, ये है जी विद हेल्ड अमाउंट को हम कहते हैं रिटेंशन मनी। अब रिटेंशन मनी ऐसी होती है कि किसी कंट्रैक्टर ने काम किया, अब उसने काम किया, उसकी जो भी अमाउंट बनती है, बिलफर्ज हम एग्जांपल लगा लेते हैं कि 1 लाख अमाउंट का जो है वो प्रोजेक्ट था, छोटा सा प्रोजेक्ट, ठीक है, समझने के लिए। 1 लाख के प्रोजेक्ट में से हमने ये जो रिटेंशन मनी है उसने सारा काम कर दिया। काम करने के बाद उस सारी
उस सारे काम को जो है ना एक बुक में इंटर किया जाता है। उस बुक को बोलते हैं जी मेजरमेंट बुक। तो मेजरमेंट बुक में हम सारी एंट्री करते हैं और सारा रिकॉर्ड जो है वो उस मेजरमेंट बुक पे होता है और उस मेजरमेंट बुक से जो है ना वो उसके ऊपर एंट्री करके हम उसको पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। अब वो जब पेमेंट करते हैं तो हम रिटेंशन मनी की मद में या सिक्योरिटी की मद में हम जो है 1 लाख का काम है तो उसको 90,000 की अमाउंट मतलब उसका बिल बना के दे देते हैं, ठीक है। इट्स मीन हमने 10% 5 से 10% उसके अमाउंट रोक ली। वो हमने क्यों रोकी? वो हमने इसलिए रोकी कि काम तो आपका कंप्लीट हो गया, आपने सारा काम कर दिया, ठीक है। तो मतलब वो काम कर रहे हैं ना, तो काम आपने कर दिया लेकिन ये हम आपने रोक लिया है, ये आपको हम देंगे जब आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे या फिर उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो है वो इसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो डिफेक्ट्स लाइबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो फिर आपको बाकी अमाउंट मिलेगी। अच्छा, तो इसमें एक तो ये है कि जो रिटेंशन अमाउंट है ना, रिटेंशन अमाउंट 5 से 10% तक हो सकती है और 50% तो रिलीज कर दी जाती है कब? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है ना वो अथॉरिटी से ले लेता है बंदा, ठीक है। पहले तो जैसे ही आपने काम किया, काम के फौरन बाद आपको काम की अमाउंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद उसके महीने 2 महीने 1.5 महीने बाद आपने बकायदा जो है वो अथॉरिटी जाके चेक करेगी, चेक करने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे आपको 50% अमाउंट मिल जाएगी रिटेंशन मनी की और उसके बाद जो 50% अमाउंट आपकी रह जाएगी वो आपको मिलेगी जब डिफेक्ट्स लाइबिलिटी सर्टिफिकेट आप लेंगे, ठीक है। 6 माह के बाद उसकी दोबारा इंस्पेक्शन की जाएगी, देखा जाएगा कि कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसका एक सर्टिफिकेट फिर तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपको बकाया जो है वो अमाउंट आपको रिलीज होगी। अच्छा जी, इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेपरा, सॉरी व्हाट इज पीडा, ये पीडा क्या है, ठीक है। अच्छा जी, पीडा ये भी रूल्स हैं, ये ऐसे रूल हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आपने डिसिप्लिन के साथ, एफिशिएंसी के साथ और मतलब शफाफ तरीके से आपने अपनी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। ये पीडा रूल जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय पे जो है ना वो लग रहे होते हैं, मतलब एम्प्लॉय जो है वो कितना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, कितने डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है, कितना मतलब उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी सारी जो है वो इसमें आ जाती है, ये एक्ट है, ठीक है। पीडा, तो अब पीडा का जो है वो क्या बनेगा, एब्रीविएशन क्या बनेगा? पीडा, PEEDA। पी से क्या होगा? पंजाब। ई से क्या होगा जी? एम्प्लॉय। तो पंजाब एम्प्लॉय के लिए है, पंजाब एम्प्लॉय के क्या चीज़ चेक करने के लिए? पंजाब एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, ठीक है। इसको हम सिंपल जो है वो पीडा एक्ट 2006 भी कहते हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब होंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके ऊपर कभी भी जब भी कोई इंक्वायरी बनेगी, मतलब आप एफिशिएंसी के साथ आपने काम अगर नहीं किया तो आप पे ये इंक्वायरी बन सकती है। आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, ठीक है। आप मतलब एफिशिएंट भी नहीं है, डिसिप्लिन भी आप में नहीं है, आप अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप जो है वो अकाउंटेबिलिटी का कोई सीन आ जाता है, आप मतलब ईमानदारी से और दयानतदारी के साथ काम नहीं करते, तो मतलब कोई भी आपके ऊपर अगर कोई इंक्वायरी है तो वो पीडा एक्ट 2006 आप पे लागू होगा और इसके बाद आपकी इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी के बाद इसकी फिर पेनल्टीज़ हैं, पेनल्टीज़ में जस्ट वार्निंग भी दी जा सकती है, आपकी जो है वो प्रमोशन रोकी जा सकती है, आपका जो है वो 1 स्टेप इंक्रीमेंट डाउन किया जा सकता है, आपको जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी पनिशमेंट सारे फिर इसमें आ जाता है। ये पीडा है जी, पीडा रूल 2006 ये होगा। नेक्स्ट है जी ब्यूरोक्रेट का ये क्वेश्चन है जी, ये पिफरा क्या है, ठीक है। पिफरा मतलब यह है जी, पिफरा है क्या? पिफरा एक्चुअली जो आपको सैलरी की मद में मतलब अमाउंट दी जाती है, ठीक है।
अब अभी हम अगर मतलब दहाइयाँ पीछे चले जाते हैं, ठीक है, 20-30 साल पीछे चले जाएँ, तो हमारी अमाउंट जो है वो एक ऑफिसर को मिलती थी, वो आगे सबऑर्डिनेट्स को जो है वो बांट रहा होता था, ठीक है, सबको जो है वो इस तरह कोई एक सिस्टम था, ठीक है, मैनुअल सिस्टम था। फिर वो रजिस्टर पे हाजिरी लगवानी, ये अमाउंट मैंने इतनी दे दी, तो सारा मैनुअल तरीका था, ठीक है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, किसको इम्प्रूव करने के लिए, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए एंड ऑडिटिंग को, मतलब कि ऑडिट भी हो जाए और हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। तो अब हमें जो पे है, सैलरी है, वो कहाँ से रिलीज होती है, वो हमें होती है अकाउंट ऑफिस से, ठीक है। अब अकाउंट ऑफिस का सारा सिस्टम जो है या सॉफ्टवेयर जो सारा है वो पिफरा पे बेस्ड है, ठीक है। अब पिफरा क्या है, पिफरा है जी प्रोजेक्ट है एक, कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अब जितनी भी हमें ईमेल्स आएंगी, हमारी सैलरी आएगी, फिर उसमें नेक्स्ट अगर कोई इंक्रीमेंट लगता है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज लग के उसमें आ जाएगी, तो वो पिफरा के सॉफ्टवेयर के तहत आएगी। ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। इसमें पेरोल, बजटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन के हाउ टू गेट स्कीम अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन ये है कि कोई हमारे पास कोई स्कीम है तो वो कैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव करवाएंगे, उसका क्या तरीकाकार क्या होगा। कोई स्कीम है, स्कीम से मुराद होता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उसमें छोटा भी, मतलब छोटे से मुराद है कि प्रोजेक्ट वाइज है ना, मतलब लाख 2 लाख 3 लाख के ये तो छोटे छोटे हमारे एस्टिमेट होंगे ना। तो स्कीम होती है बड़ा प्रोजेक्ट। अब बड़े प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, PC1 बनाते हैं। अब अगर तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो बाज़ दफ़ा PC2 की तो ज़रूरत ही नहीं होती ना, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो PC2 जो है वो PC1 से पहले बनेगा। तो PC2 बनाते हैं, फिर PC1 बनाते हैं, चलो ठीक हो गया। एक तो हमने क्या किया, पास करवाने के लिए PC1 बनाया, ठीक है, PC1 बन गया हमारा। तो ये कौन सा होता है जी, प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। और PC2 क्या होता है जी, PC2 होता है फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी अगर करने की ज़रूरत है तो ये PC1 से पहले हम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, PC1 बन गया। PC1 बनने के बाद इसको जो है वो सबमिट करवाया जाता है, जो हमारा डिपार्टमेंट अथॉरिटी होती है या डिपार्टमेंट होता है, अथॉरिटी को सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद इसको जो है इस PC1 को रिव्यू करवाया जाता है बाय द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि P&D जो है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको रिव्यू करता है, इसको सारा चेक करता है। और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट इसलिए चेक करता है, सारा चेक करता है कि क्या हमारे पास अमाउंट है, और सारे उसके अप एंड डाउन सारे चेक कर लेता है। और इसकी अप्रूवल फिर कहाँ से होगी, अप्रूवल होगी उस स्कीम की अमाउंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ये DDWP से अप्रूव हो सकती है, ये PDWP से अप्रूव हो सकती है, ये CDWP से अप्रूव हो सकती है, और सबसे बड़ी जो है वो होती है एक्निक, यानी कि ECENEC, ठीक है। ये मतलब ये अमाउंट वाइज होती है, अमाउंट टाइम टर्नओवर के बाद चेंज भी हो सकती है, ठीक है। अब इन सब को जो है वन बाय वन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि DDWP कौन सी अथॉरिटी है, कितनी अमाउंट, अमाउंट तो खैर फिर भी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे जी ये DDWP जो है ये कौन से प्रोजेक्ट को जो है ये अप्रूव करती है, और PDWP CDWP या एक्निक, मतलब कौन से प्रोजेक्ट हों तो ये एक्निक जो है वो अप्रूव करता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, चलो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा आपको बता देता हूँ कि हमने कोई प्रोजेक्ट, कोई स्कीम हमने अप्रूव्ड करवानी है तो उसके लिए PC1 बनाएंगे। PC1 के बाद उसको सबमिट करवाएंगे अथॉरिटी या डिपार्टमेंट को। वो डिपार्टमेंट दोबारा उसको लेके जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास या P&D के पास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वालों के पास। अब वो इसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद इसकी अप्रूवल के लिए एक्निक को भेज देंगे, या DDWP को, या PDWP को, या CDWP को, ठीक है। वो अमाउंट देख के देखेंगे कि ये अमाउंट कितनी है और ये कौन सी अथॉरिटी इनमें से इसको अप्रूव्ड करेगी,
ठीक है। जो अथॉरिटी अप्रूव्ड करेगी P&D वाले जो है वो उस डिपार्टमेंट को यानी DDWP को या CDWP को या एक्निक को वो भेज देंगे और फाइनल अप्रूवल हमें ये अथॉरिटी देगी, एक्निक हो गया या कोई और यानी कि DDWP हो गया। ठीक है, ये है प्रोसेस स्कीम को अप्रूव करवाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज MB? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि MB क्या होता है। MB होता है मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक क्या होती है? जो भी काम हमने सरकारी तौर पे करवाना होता है और जब उसकी बिलिंग होती है, उसको अमाउंट को हमने कंट्रैक्टर को जो है वो अगर हमने अमाउंट रिलीज करनी है तो रिलीज करने के लिए जब चेक काटा जाता है तो चेक कटने से पहले रिकॉर्ड के तौर पे हमने फील्ड में जितना भी काम करवाया होता है उस एक एक बुक के ऊपर उसकी एंट्री की जाती है और ये एंट्री फील्ड में की जाती है। फॉर एग्जांपल मतलब आज की डेट में जो काम हुआ है वो आज की डेट में ही इस मेजरमेंट बुक पे नोट किया जाएगा। नेक्स्ट 2 दिन बाद जो काम हुआ है वो नेक्स्ट डेट पे ही इसमें जो है वो इस बुक में मेंशन किया जाएगा। फिर डेट वाइज इसमें काम की जो हमें मेजरमेंट है वो इसमें नोट की जाती हैं। बाद में जो है ना इस मेजरमेंट बुक को हम रिकॉर्ड के तौर पे लेते हैं और इस मेजरमेंट बुक के ऊपर जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं इसको हम इसकी पेमेंट जो है फिर आगे रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये है जी मेजरमेंट बुक। मिलते हैं आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।